Hey everybody, hello and welcome back to channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का आपका 11 फरवरी 2026 का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है ना गाइस, उसके एनालिसिस के बारे में, उसके डिटेल्ड और कंप्लीट ब्रेकडाउन के साथ आपको चीजें प्रोवाइड कराएंगे। आपको कंप्लीट पेपर रिव्यू देंगे जिसमें पूछे गए क्वेश्चंस जो कि पेपर में पूछे गए हैं उनके आंसर्स और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको बताएंगे सो दैट अगर कुछ ऐसा आपको आगे आने वाली शिफ्टों में पूछ लिया जाता है तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगी एसएससी एमटीएस एग्जाम में बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं। मतलब एक होता है ना कि ओवरऑल थोड़ा सा ओवरव्यूज के बारे में आपको देना चाहती हूँ। सो जैसे कि हम सब पहले से ही जानते हैं एसएससी एमटीएस यानी कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशन होता है, ये एक नेशनल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम होता है। ठीक है, जिसके लिए इनफैक्ट जिसके थ्रू जो ग्रुप सी होता है, ठीक है, अब आप बात करें कि कौन से ग्रुप की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ग्रुप सी जो कि नॉन गजेटेड होते हैं, नॉन मिनिस्टेरियल पोस्ट होते हैं, ऐसे अलग अलग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होता है इस पर्टिकुलर एसएससी एमटीएस के एग्जाम के थ्रू। इसमें कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं, जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, जो ऑफिस होते हैं, वहां पर क्लरिकल सपोर्ट हो गया या फिर जो भी जिस भी डिपार्टमेंट के लिए निकाली जाती है वैकेंसीज, ठीक है, वहां पे क्लरिकल और जो सपोर्ट स्टाफ होते हैं उनकी पोजीशंस फिल इन करवाने के लिए रिक्रूट किया जाता है। उनको बेसिकली वहां पर पोजीशंस मिलती हैं। अब ये सब हो गया कि एमटीएस बेसिकली होता क्या है, ये एग्जाम करा के बच्चों को भाई कहाँ पटका जाता है पता तो होना चाहिए हमें। ठीक है, अब मैं बात करूं सिलेक्शन कैसे होता है, तो सिलेक्शन प्रोसेस का सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले आपके पास आ जाता है सीबीटी का पेपर। सीबीटी आप जानते ही हो, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होता है, जो कि आपका P1 यानी कि पेपर 1 भी कहलाता है। इसको अगर आपने क्लियर कर लिया, क्योंकि क्वालिफाइंग होता है नेचर में, तो अगर आपने इसको क्वालिफाई कर लिया, फिर आप आ जाते हो पीईटी यानी कि पीएसटी, चाहे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोल लो। ठीक है, तो उसको आपको फिर क्लियर करना होता है। सिर्फ और सिर्फ हवलदार की जो पोस्ट होती हैं उनके लिए ये जो पीईटी होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आगे बढ़ो, मान लो भाई ये भी क्लियर कर लिया, आगे क्या आ जाएगा, आगे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चीजें सबमिट करनी रहेंगी। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, फिर आपका जो आगे का प्रोसेस है वो फॉलो होगा और आप फिर दाखिल हो जाएंगे इस पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू इन अलग अलग कैटेगरी की जो पोजीशंस निकाली जाती हैं उसमें। एमटीएस का ये जो आपका पेपर का पैटर्न होता है, पेपर का पैटर्न क्या होता है अब हम बात कर लेते हैं। पीपी यानी कि पेपर पैटर्न। तो पेपर 1 में यानी कि जो आपका सीबीटी होता है उसमें गाइस 4 अलग अलग सेक्शंस होते हैं। उन 4 अलग सेक्शंस में आपके पास सबसे पहला आता है जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, एंड इसको रीजनिंग भी बोलते हैं। फिर आता है आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि आपका जो कॉन्ट होता है उस सबसे रिलेटेड चीजें आपकी इस पर्टिकुलर सेक्शन में माप ली जाती है, भाप ली जाती है, आपको कितना उसका नॉलेज है। फिर आप बढ़ते हैं जनरल इंग्लिश की तरफ, जो कि आपका तीसरा सेक्शन होता है, आपकी वोकैब कितनी अच्छी है, जनरल इंग्लिश कितनी अच्छी है, वो सारी चीजें इस पर्टिकुलर सेक्शन में नाप ली जाती हैं। फिर आ जाता है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप अपने आसपास की खबरों से कितना वाकिफ हैं, आसपास की जितनी हैपनिंग्स हैं, नॉन हैपनिंग्स हैं, जो कुछ भी हैं, जितने इवेंट्स हैं, क्या आप उनको जानते हैं, उनसे वाकिफ हैं या नहीं। सो बेसिकली आईक्यू, ईक्यू, एवरीथिंग ये सब इसमें जज कर लिया जाता है। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, हर सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, आपको सबको अटेम्प्ट करना है और बस अटेम्प्ट करो और अच्छे नंबर लाओ और पेपर को पास कर लो। ठीक है, चलो ये तो हो गई बातें। अब जल्दी से अपन सीधा चलते हैं हमारे 11 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के एनालिसिस की तरफ। और स्टूडेंट से हमें क्या-क्या पता चला है वो भी फीडबैक मैं आपको जरूर से देना चाहूंगी। और जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं, इवन इंग्लिश के भी क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में पूछे गए हैं, वो भी आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट इट। अब जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। एंड यस, वन स्मॉल रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिल जाएगा और आपको तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती ही रहेंगी। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। नाउ लेट्स क्विकली बिगिन।
सो गाइज एज आई जस्ट टोल्ड यू, मैं हर एक चीज ब्रेक डाउन करूंगी इस वीडियो में, जिसमें सबसे पहले मैं आपको ओवरऑल पेपर का डिफिकल्टी लेवल बताना चाहूंगी। सो गाइज स्टूडेंट्स के फीडबैक के अकॉर्डिंग हमें जितना पता चल सका है, तो 11 फरवरी का आपका जो फर्स्ट शिफ्ट का ये जो पेपर रहा है, उसका जो ओवरऑल आपका लेवल रहा है वो रहा है मॉडरेट लेवल का। उसके बाद अगर मैं बात करूं ओवरऑल आपका जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल रहा है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि किस तरह का सेक्शन आपका कैसा रहा है, सो गाइस रीजनिंग जो रहा है आपका वो इजी टू मॉडरेट रहा है। इंग्लिश आपका काफी हद तक स्कोरिंग बच्चों ने बताया। मैथमेटिक्स जो है अगेन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहा, क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चंस काफी थे, तो बच्चों को थोड़ा सा वहां पर टाइम कंज्यूम हुआ। इसके अलावा जो जीके थे वहां पर जीके था, वहां पर मिक्स्ड और करंट अफेयर्स बेस्ड के क्वेश्चंस ज्यादा थे, ठीक है। सो ओवरऑल अगर पेपर की मैं बात करूं तो इट वाज बैलेंस्ड, ना बहुत ज्यादा इजी ना बहुत ज्यादा टफ। अगर आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर है और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि प्रॉपर प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट्स हैं, तो वो कंफर्टेबल फील करेंगे इस पेपर के साथ, क्योंकि पेपर जो था वो बैलेंस्ड फॉर्म में था। कुछ सेक्शंस इजी भी थे, कुछ सेक्शन टफ भी थे, ओवरऑल सब कुछ सही था। अब मैं बात करूं ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स की, तो गाइस ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स अगर हम देखें रीजनिंग के, तो वहां पे आप 20 से 23 मान के चलो। मैथमेटिक्स में आपको 15 से 18 का एवरेज लेके चलना है। इंग्लिश में आप 18 से 22 अज्यूम करो, और जीके यानी कि जनरल नॉलेज में आप अपना 12 से 16 एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओवरऑल अगर जो सेफ अटेम्प्ट्स जो हैं, अगर 70 टू 78 क्वेश्चंस जो अगर आपने करे हैं, तो आप डेफिनेटली जा रहे हैं अगले लेवल में, आप पेपर क्लियर कर चुके हैं। क्योंकि ओवरऑल जो सेफ अटेम्प्ट हम यू नो नॉट कंफर्म एग्जैक्टली, लेकिन हाँ अगर हम ओवरऑल सेफ अटेम्प्ट्स को अज्यूम करें, तो 70 टू 78 क्वेश्चंस का आप अच्छा खासा अंदाजा लगा सकते हो। एंड ऑल्सो गाइज अगर आपकी एक्यूरेसी जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, काफी आपका मतलब आप कह सकते हो कि भाई मेरी एक्यूरेसी काफी स्ट्रांग है, तो गाइज 75 प्लस जो अटेम्प्ट्स हैं वो स्ट्रांग स्कोर माने जा सकते हैं। तो अगर आपने इतना भी पेपर सही करा है, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। अब बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ इम्पैक्ट क्या रहने वाला है, कैसे रहने वाला है, तो गाइस क्योंकि पेपर जो है वो ओवरऑल मॉडरेट रहा है, जिसमें आपका इजीनेस भी था, थोड़ा टफनेस भी था, थोड़ा रफनेस भी था, तो जैसे आपका पेपर जो था वो मॉडरेट रहा है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, वो स्कोरिंग भी रहे हैं, मैथमेटिक्स और जीके ने काफी ज्यादा बैलेंस अच्छा खासा मेंटेन किया है। तो गाइस इसीलिए जो कट ऑफ है वो एवरेज टू स्लाइटली हाई रेंज में रह सकता है। नॉर्मलाइजेशन के बाद फाइनल डिसाइड होगा, नॉर्मलाइजेशन से पहले हम फाइनल कमेंट्स नहीं दे सकते हैं। लेकिन अभी अगर हम कट ऑफ की बात करें, तो एवरेज टू स्लाइटली हाई रेंज आप इस पर्टिकुलर शिफ्ट की कट ऑफ एक्सपेक्ट करके चलिएगा, क्योंकि पेपर जो था वो काफी बैलेंस्ड था। ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिनका पेपर काफी अच्छा हुआ है, एंड ऑन दी अदर हैंड ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिनका पेपर वाज नॉट सो गुड, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद फाइनल कमेंट शेयर करेंगे, पर अभी तक आप इतना देख लीजिए। ओके अब आती है मेन मुद्दे की बारी, जो है स्ट्रैटेजी अपकमिंग शिफ्ट्स वाले बच्चों के लिए। तो ऐसे सभी बच्चे जिनका पेपर अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, आगे आने वाली शिफ्टों में, आगे आने वाले दिनों में लगा हुआ है, तो उनके लिए हम क्या कुछ वर्ड्स कहना चाहेंगे। सो गाइस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको फॉलो करनी है, उसमें सबसे पहली टिप मैं ये देना चाहूंगी कि जो रीजनिंग है और जो इंग्लिश है, वो काफी ज्यादा स्कोरिंग आ रहा है। उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं काफी ज्यादा ऐसे हैं कि वो पेपर आप आसानी से कर लोगे। तो प्लीज अपनी रीजनिंग और इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग अटेंशन दो, उसको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखो। नेक्स्ट हम बात करें मैथमेटिक्स का, तो गाइज मैथ्स में आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पेपर जो है कैलकुलेटिव फॉर्म में आ रहा है। उसके लिए आपको क्या करना है, आप ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करिए, अपना मॉक टेस्ट पेपर्स दीजिए। जब आप ये सब चीजें करेंगे तो उससे आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ेगा। स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ेगा तो आप एक ऐसे एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में आ जाओगे कि आप फिर अपने मेन एग्जाम को इजीली बिना पैनिक करे हैंडल कर सकते हो। उससे आपका पेपर छूटेगा भी नहीं, टाइम भी मैनेज हो जाएगा, एक्यूरेसी भी मेंटेन हो जाएगी, और कैलकुलेशंस भी आप आराम से कर सकते हैं। सो प्लीज डू दैट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है, लास्ट 6 to 8 मंथ्स के, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो लास्ट 6 to 8 मंथ्स के जो करंट अफेयर्स होते हैं, उनको आप डेफिनेटली रिवाइज करो ऑन अ डेली बेसिस, एंड इफ यू डू सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू क्लियर अप दी एग्जामिनेशंस में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो।
गेस वर्क जीके में प्लीज अवॉइड करिए। बहुत से लोग इस तरह का गेस वर्क करते हैं, तुक्काबाजी करते हैं, तुक्के मारते हैं, पर क्योंकि आप जानते हैं थोड़ा बहुत उसका रेपरकशंस अच्छे नहीं होते, तो प्लीज गेस वर्क को थोड़ा सा अवॉइड करना। इफ यू नो द आंसर डू इट, इफ यू डोंट देन प्लीज अवॉइड डूइंग दिस गेस वर्क थिंग। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी, टाइम मैनेजमेंट इज द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द क्रूशियल थिंग फॉर ईच एंड एवरी गवर्नमेंट एग्जाम। चाहे आप किसी भी तरह का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, आपके लिए बेहद जरूरी होता है टू मैनेज द टाइम गिवन। ठीक है, उस टाइम को किस तरह से मैनेज करके कौन से सेक्शन को कैसे कवर करते हो, ये आप पर निर्भर करता है टोटली। पर प्लीज आप इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि रीजनिंग और इंग्लिश थोड़े से स्कोरिंग आ रहे हैं। देन आई डेफिनेटली वुड सजेस्ट कि इन सब सब्जेक्ट्स को आप थोड़ा पहले निकाल लेना, जिससे कि मैथ्स के कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस के लिए आपके पास बाद में समय बचे। सो दीज आर दी स्ट्रेटजीज फॉर अपकमिंग शिफ्ट्स। ओके गाइज, अब क्योंकि हम सारी ही इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 11 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं। और ये सारे क्वेश्चंस हमें बच्चों के द्वारा प्राप्त हुए हैं, तो जस्ट इन केस इफ यू फील कि कुछ मिसिंग है या फिर कुछ और इसमें एडिशन की जरूरत है, तो जरूर से कमेंट में करके बताइएगा। वी वुड लव टू हियर दैट फ्रॉम यू एंड इट विल हेल्प द अदर कैंडिडेट्स ऑल्सो। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपको जो पूछा गया था कि विच नवाब ऑफ अवध वाज फोर्स्ड टू साइन अ ट्रीटी इन द ईयर 1801 एंड सेड हाफ हिज टेरिटरी टू द ब्रिटिश आफ्टर इनिशियली रिफ्यूजिंग। तो ये किसके द्वारा किया गया था? अवध के एक नवाब हैं, सॉरी अवध के एक नवाब थे जिनका नाम है सादत अली खान द्वितीय, जिन्होंने ये पर्टिकुलर ट्रीटी को 1801 में साइन करा था और ब्रिटिशर्स को दी थी, जो कि वो पहले नहीं करना चाहते थे, इसीलिए पहले उन्होंने मना कर दिया था। सो सादत अली खान द्वितीय इज द करेक्ट आंसर। अगला है व्हाट इज प्राइमरीली डिपिक्टेड ऑन द मेन गेटवेज यानी कि टोरानस ऑफ द सांची स्तूप। तो गाइज इसमें अगर कुछ ऐसा चीज है जो कि प्राइमरीली सांची स्तूप से रिलेटेड है, वो सिर्फ है आपकी जातका की जो टेल्स हैं, जो स्टोरीज हैं इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड, एंड जो बुद्धा है उनकी लाइफ से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ सांची स्तूप में मिल जाएगा। ओके, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड नेग्लिजेंस। तो गाइज आपको ये वर्ड गिवन था, इस वर्ड की अगर मैं सिनोनिम की बात करूं तो नेग्लिजेंस बेसिकली मतलब होता है केयरलेसनेस। ठीक है, तो केयरलेसनेस इसका परफेक्ट सिनोनिम होगा। Okay, next is choose the word that can replace the underlined phrase to make the sentence convey the opposite meaning. यहाँ पर आपको इस तरह का कुछ underlined phrase दिया था, ठीक है, उसमें आपको उसका opposite बताना था, how much of the work was completed, तो उसका opposite होगा how little. Okay, next is in 1801, which Indian state was forced to cede more than half of its treaty to the British East India Company after failing to pay for the subsidiary alliance? ये अभी हमने बात करी थी, उससे रिलेटेड ही है, तो यहाँ पर होगा अवध आपका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बीइंग इंडियन इनसाइड द रियल इंडिया। तो ये जो पुस्तक है बीइंग इंडियन इनसाइड द रियल इंडिया, ये पवन के वर्मा के द्वारा लिखी गई है। सो पवन के वर्मा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रमोद भगत इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो गाइस जो प्रमोद भगत है वो बैडमिंटन स्पोर्ट से रिलेटेड है। Okay, next is lion and peacock dance, which is performed by the Monka tribe to represent prosperity through harmony and coexistence. ये एक तरह का फेमस फोक डांस है, किस पर्टिकुलर इंडियन स्टेट का, ये आपको पूछा गया था। तो गाइज अरुणाचल प्रदेश में एक डांस फॉर्म किया जाता है, वहां की एक जनजाति है जिसका नाम है मोम्पा मोम्पा ट्राइब। तो ये जो मोम्पा ट्राइब के लोग होते हैं वो बेसिकली लायन और पीकॉक वगैरह कुछ ऐसा बनकर ये पर्टिकुलर डांस फॉर्म परफॉर्म करते हैं। पूछा जाए किस चीज के लिए, तो गाइज बेसिकली प्रोस्पेरिटी के लिए, हार्मनी के लिए और कोएग्जिस्टेंस के लिए ये इस तरह का कुछ रिचुअल होता है उनका जो वो करते हैं। अब बात करें कि किस इंडियन स्टेट में होता है ये डांस फॉर्म, तो अरुणाचल प्रदेश में। Okay, next is when and against which team did the Indian men's cricket team play its first T20 international match? तो गाइज इंडिया के मेंस क्रिकेट टीम का जो पहला T20 इंटरनेशनल मैच था वो साल
2006 में खेला गया था। डेट थी 1 दिसंबर 2006। और बात करें इंडिया ने किस पर्टिकुलर कंट्री के ऑपोजिट ये खेला था, सो गाइस इट वाज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का T20 इंटरनेशनल मैच, जो कि सबसे पहले दिसंबर 2006 में खेला गया था। Okay, next we have in which year did the seventh five-year plan took place? So 1985 to 1990 जो है ये सेवेंथ फाइव ईयर प्लान का टर्म है। ओके, नेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना था करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। आपको चार ऑप्शंस दिए गए थे जिसमें से आपको करेक्टली स्पेल्ट वर्ड छांटना था। तो जो करेक्टली स्पेल्ट वर्ड था वो था लाइनेज, यानी कि LINEAGE। एंड इफ वी टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड, तो गाइस लाइनेज का मतलब बेसिकली होता है वंशज जिसे हम बोलते हैं, एंसेस्ट्री जिसे बोलते हैं, डायरेक्ट डिसेंट जो होते हैं एक एंसेस्टर के, वो, सो दैट इज लाइनेज। नेक्स्ट आपको एक इनकरेक्टली वर्ड चूज करना था, एक इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड आपको पिकअप करना था चार ऑप्शंस में से, जिसमें से जो फिल्मैटिक था PHELMATIC, ये जो फिल्मैटिक है ये इनकरेक्टली था, क्योंकि जो करेक्ट स्पेलिंग होती है फिल्मैटिक की तो वो होती है PHLEGMATIC। ये करेक्टली स्पेल्ड आपका वर्ड है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड, तो उसका मतलब होता है someone who stays calm and doesn't get emotional easily is known as phlegmatic. Okay, next question है, which Indian territories did Chandragupta Maurya acquire from Alexander's successors after his death? तो guys, नॉर्थ वेस्ट इंडिया आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट इज हाउ मेनी कंफर्म्ड नेचुरल सैटेलाइट्स, यानी कि जो मून की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, डज जुपिटर हैव एज ऑफ अगस्त 2025? सो अगस्त 2025 तक अगर हम बात करें कि जुपिटर के कितने मून हैं या कितने नेचुरल सैटेलाइट्स रहे हैं, तो वो है 97। टोटल नंबर इज 97। तो 97 मून्स हैं अगस्त 2025 तक जो रिपोर्ट हुए हैं जुपिटर के। Okay, next question. Which color is a standard judo belt color? Is not a standard, I should say. I think it's pink is not, right? I think it should be not, because pink is not a standard judo belt color. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डू द स्कल्पचर्स ऑफ द सांची स्तूपा मेनली डिपिक्ट? तो गाइज इससे रिलेटेड अभी हम एक क्वेश्चन कर ही चुके हैं कि सांची स्तूप में जितने भी जो भी स्कल्पचर्स बने हुए हैं वो बताते हैं बुद्धा की जो लाइफ है, उनकी जो लाइफ के टेल्स हैं, जातका के जो टेल्स हैं, उन सब से रिलेटेड सीन्स वो डिस्क्राइब करते हैं। सो आपको एक ऑप्शन गिवन था सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा एंड जातका टेल्स, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, इन द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम नाइट्रोजीनियस वेस्ट जिसे हम बोलते हैं यूरिया, वेट, ओके, यूरिया इज प्राइमरली रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड बाय विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन द किडनी? तो गाइस किडनीज में एक नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो नेफ्रॉन का काम क्या होता है, उस नेफ्रॉन का काम क्या होता है कि जो ह्यूमंस का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वहां पे जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट इकट्ठा होता है जो यूरिया की फॉर्म में होता है, वो क्या करता है, वो ब्लड से अलग किया जाता है। अब वो ब्लड से अलग करने का कार्य किसका है, वो होता है ग्लोमेरुलस का। तो ग्लोमेरुलस जो नेफ्रॉन का नाम है जो किडनी में प्रेजेंट होता है, it is the job of this particular part of the body to remove urea from the blood, so glomerulus. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू विच फोर्स डज द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ? तो यहाँ पे आपको आई थिंक ग्रेविटेशनल फोर्स करके ऑप्शन में गिवन था, क्योंकि वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं था। तो अगर ग्रेविटेशनल है तो वो भी सही हो जाएगा, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स गिवन होता है तो प्लीज डू सेलेक्ट दैट, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ही वो फोर्स होती है जिसमें जो मून होता है इट मूव्स अराउंड द अर्थ इन इट्स नियर सर्कुलर ऑर्बिट। इस पर्टिकुलर सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही ये सब कुछ पॉसिबल होता है, ठीक है। सो प्लीज उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा और सेंट्रीपिटल फोर्स को सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे रखे हैं, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है और कुछ और चीजें सेंट्रीपिटल से रिलेटेड आप जरूर से पढ़ लिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट।
ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया था, वेयर इज द लाड खान टेम्पल लोकेटेड? तो गाइज वो अहेहोल कर्नाटका में लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट इज विच इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ एसिटिक एसिड? तो गाइज वो विनेगर आपका करेक्ट आंसर होगा। एंड फोगाट सिस्टर्स से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था कि जो फोगाट सिस्टर्स हैं दे आर रिलेटेड टू विच पर्टिकुलर स्पोर्ट्स? तो गाइज जो फोगाट सिस्टर्स हैं वो रेसलिंग के लिए जानी मानी जाती हैं। Okay, where is the European Southern Observatory building? The extremely large telescope, which will be the world's largest optical telescope. तो ये कहाँ बन रहा है? ये सेरो अरमाजोन्स जगह एक नाम की जगह है चाइल में, या चिली जो भी आप बोलते हैं, वहां पर ये बन रहा है, जो कि विश्व का लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप होगा। सो गाइज ये था हमारा एसएससी एमटीएस 11 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस। अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपने कितने अटेम्प्ट्स किए थे, कौन सा सेक्शन आपको टफ लगा, कौन सा सेक्शन इजी लगा, वो सब कुछ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वी वुड लव टू हियर दैट फ्रॉम यू। और यस, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो जरूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको भी थोड़ा सा हेल्प मिले, एंड उनसे भी जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा, जिससे कि हमें मिले आपकी तरफ से दिया गया थोड़ा सा प्यार और मोटिवेशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट एनालिसिस के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स, एंड यस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स।